प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित रीति का पेपर के बिहारी पाठ यानी कवि बिहारी का एक समीक्षात्मक प्रश्न का यहाँ अध्ययन करेंगे। वह समीक्षात्मक प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न है, ये परीक्षा में अक्सर आया करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहारी अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने में कुशल थे, इस कथन को सिद्ध कीजिए। बिहारी अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने में कुशल थे, इस कथन को सिद्ध कीजिए। अथवा यह इस तरीके से भी पूछा जाता है, बिहारी ने अपनी बिहारी सस्सई के माध्यम से गागर से सागर भरने वाली कहावत को चरितार्थ किया है, उक्त कथन का विश्लेषण शोधान कीजिए। अथवा सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखत में छोटे लगे भेदें सकल शरीर, कथन के आलोक में बिहारी के काव्य की समीक्षा कीजिए। अथवा कवि बिहारी लाल की अनुपम समास पद्धति का शोधान विवेचन कीजिए। अब इसका उत्तर हमें इस प्रकार देना है। तो कई तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सस्सई रची थी और इसमें 48 मात्राओं का दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि सभी को ज्ञात है, दोहा एक छोटा छंद है, छोटा मात्रक छंद है। इस दोहे में बिहारी ने भाव एवं अर्थ का इतना विस्तार से भर दिया है छोटे छोटे दोहों में, इसलिए ये कहावत प्रचलित हो गई है, गागर में सागर भरना। और इस बात के लिए बिहारी ने अपनी समास पद्धति का प्रयोग, जैसे हिंदी व्याकरण में समास है, उसका उसी पद्धति का समास पद्धति को यहाँ प्रयुक्त किया है। उत्तर है, कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा रचित बिहारी सतसई एक प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है। बिहारी अपनी समास पद्धति के लिए विख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे से दोहे में बड़े बड़े प्रसंगों का विधान इतनी सरलता एवं निपुणता के साथ किया है, जिसे देखकर कोई इन्हें गागर में सागर भरने वाला बताता है तो कोई यह कहकर इनके दोहों की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। जैसा कि अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखत में छोटे लगे भेदें सकल शरीर। यानी सतसैया यानी बिहारी सतसई के दोहरे माने दोहे, जो माने जैसे हैं कैसे, नावक के तीर। नावक का अर्थ है एक जो धनुष बाण होता है ना, धनुष होता है, उससे एक छोटा होता है, जो छोटा होता है। कई बार देखा होगा आपने सीरियल वगैरह फिल्मों में, उसमें तीर चला करके वो बटन शीशे चलाते हैं, उसको नावक बोलते हैं। उस नावक के तीर हैं वो देखने में छोटे लगते हैं, पर जो शरीर पर जब वो लगते हैं तो वो घाव बहुत गहरा करते हैं, आर पार निकल जाते हैं। धनुष से भी ज्यादा इसके गहरे घाव माने जाते हैं। तो इसी आधार पर यहाँ ये कहावत प्रसिद्ध हो गई है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। यानी बिहारी सतसई के जो दो हैं वो कैसे हैं, नावक के तीर के समान छोटे हैं देखने में, देखत में कैसे छोटे लगे हैं, और भेद हैं सकल शरीर। जैसे नावक की तीर देखने में तो छोटे लगते हैं, तो शरीर को पार उतर जाते हैं, ऐसे ही सतसैया के दोहे जो देखने में तो छोटे लगते हैं, यानी इनका आकार तो छोटा है, पर उनका जो भाव और अर्थ है वो बहुत ही हृदय को पार करने वाला है, यानी अंदर तक वो पैठ कर जाता है। इतना ही नहीं, आगे देखें, इतना ही नहीं, बिहारी अपनी इस समास पद्धति के कारण हिंदी के संपूर्ण मुक्तकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल माना जाता है। ये
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है जो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रस्तुत है। इस दृष्टि से बिहारी की समास पद्धति में एक और कल्पना की समाहार शक्ति उत्कृष्ट रूप में विद्यमान है तथा दूसरी ओर इनकी भाषा में अनुपम समास शक्ति भी दिखाई देती है। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे, बिहारी की समास पद्धति। अब तक तो ये प्रश्न की भूमिका थी, अब इसका थोड़ा विस्तार है, तो बाद में उसको निष्कर्ष पढ़ेंगे। बिहारी की भाषा में अनुपम समास पद्धति है, अर्थात शक्ति के दर्शन होते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गागर में सागर भरते हुए छोटे छोटे दोहों को भावों का अद्भुत भंडार बना दिया है। अब हम इसको अलग अलग पार्टों में या अलग अलग विशेषताओं के रूप में हम समास पद्धति को देखेंगे। प्रथम तो बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा बड़े बड़े प्रसंगों को एक छोटे से दोहे में लाकर बड़ी सफलता के साथ नियोजित कर दिया। यानी एक दोहे में किसने बड़े बड़े प्रसंगों को, जो बड़े बड़े प्रसंगों को उनको समास पद्धति के द्वारा संक्षेप में एक दोहे में ही यहाँ प्रस्तुत कर दिया। जैसे यथा एक दोहा है, मैं मिसहा सोयो समुझ मुंह चूम्यो ढिंग जाए, हस्यो खिसानी गल गहो रही गरे लपटाए। यहाँ नायक नायिका के संयोग श्रृंगार का वर्णन है। यानी नायक बहाने कर करके सो जाता है, नायिका उसके आकर के उसको मुंह को चूम लेती है सोया हुए से, नायक हंस जाता है, नायिका खिसानी रह जाती है और उनको दोनों को नायक उसको नायिका को गले लपटा लेता है और नायिका भी फिर बाद में उसके गले से लिपट जाती है। ये एक बड़ा प्रसंग है, इसका जो विस्तार होगा तो बड़ा होगा, परंतु बिहारी ने एक छोटे से दोहे में यहाँ प्रस्तुत कर दिया। इसको हम चाहे तो इतना ही उदाहरण सहित लिख सकते हैं या फिर इसकी हम समीक्षा के रूप में या दो पंक्तियां भी लिख सकते हैं, यहाँ आपके लिए समझने के लिए दे रखी। यहाँ कवि ने एक लंबे प्रश्न प्रणय प्रसंग को अपने छोटे से दोहे में सगुंफित कर दिया है, जिसमें प्रणय मान की हुई नायिका को नायक के द्वारा मनाने की कोशिश का वर्णन हुआ है। अब दूसरी विशेषता दे, दूसरे बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा विभिन्न व्यापारों का वर्णन बड़ी निपुणता के साथ एक छोटे से ही दोहे में कर दिया है। यानी वो बड़े बड़े प्रसंगों का वर्णन, ऐसे ही बड़े बड़े विभिन्न व्यापारों का वर्णन एक दोहे में ही कर दिया है। जैसे उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहोन देन कहे नट जाए। यानी राधिका जी ने श्री कृष्ण से बात करने के बहाने के लिए उनकी मुरली छिपा करके लुकाए मन छिपा करके रख ली। यानी बतरस ने बात करने के लालच में लाल की यानी श्री कृष्ण की मुरली धरी माने रख ली, लुकाए माने छिपा करके। फिर क्या करिए, सोह करे यानी सौगंध खा रही है कि मैंने नहीं की है, भौं में यानी भौं ही भौं आंखों में वो हंस रही है। श्री कृष्ण उससे देने के लिए देन कहें नट जाए, नट माने मुकर जाती, देने के लिए कहे तो मुकर जाती। ये एक तरह का प्रेम व्यापार है, इसका वर्णन कवि ने एक दोहे में ही प्रस्तुत कर दिया। इसकी समीक्षा हम इस तरीके से समझ सकते, यहाँ कवि ने उस बड़े प्रेम व्यापार को बड़ी सफलता के साथ एक छोटे से ही दोहे में निबद्ध कर दिया है, जिसमें राधा जी वार्तालाप का आनंद लूटने के लिए श्री कृष्ण की मुरली छिपा कर रख लेती। अब तीसरी बात, बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों से संबंध स्थापित करते हुए नायिका की स्थितियों का संक्षिप्त किंतु मार्मिक वर्णन किया है। यानी पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा नायिकाओं की स्थितियों को प्रस्तुत किया है और ये संक्षेप में प्रस्तुत किया है। जैसे ये है रामायण का प्रसंग है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। बस संकोच दस बदन बस, सांस दिखावत बाल, सियलों सोधती तीयत नहीं, लगन अगन की जाल। तो यहाँ कवि ने एक छोटे से दोहे में रामायण के बड़े प्रसंग को प्रस्तुत किया है, जिसमें एक पूर्वानुरागिनी नायिका के प्रेम की सच्चाई का वर्णन करते हुए उसका संबंध
सीता जी की अग्नि परीक्षा से स्थापित किया गया है। चौथी बात, चौथे, बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा बड़ी बड़ी पौराणिक कथाओं को बड़ी कुशलता के साथ एक छोटे से दोहे में ही निबद्ध कर दिया है। जैसे एक दोहा है, नाह गरज नाहरज गरज बोल सुनायो टेर, नाह गरज नाहर गरज बोल सुनायो टेर, फंसी फौज में बंदी बिच हंस सबन तन हेर। तो यहाँ श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण की प्रसंग को कवि ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। तो क्या हमें कैसे समझना है? यहाँ कवि ने छोटे से दोहे में रुक्मिणी हरण की लंबी एवं विस्तृत कथा को प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के हरण के समय का संक्षेप में बड़ा ही मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। अगली विशेषता देखें, पांचवें, बिहारी की समास पद्धति द्वारा, यानी बिहारी ने समास पद्धति द्वारा छोटे छोटे दोहों के अंतर्गत उपमा, रूपक अथवा बड़े बड़े सांग रूपों को भी सुंदर एवं सफल योजना की है। यानी कहने का मतलब है, बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा छोटे दोहों में उपमा, रूपक या बड़े बड़े सामग्री रूपकों के द्वारा एक संक्षेप में अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है। जैसे खौर पनच भ्रकुटी धनुष समर बधिक समर तज कान, अनत तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भर तान। यहाँ कवि ने छोटे से दोहे में नायिका के तेवर चढ़ने का वर्णन करते हुए सुंदर सांग रूप की योजना की है, जिसमें बड़े ही सजीव ढंग से नायिका द्वारा युवकों को आकृष्ट करने के व्यापार का वर्णन हुआ है। छठी विशेषता, बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा छोटे से दोहों में असंगति, विरोधाभास आदि विरोध मूलक अलंकारों द्वारा भी सुंदर प्रसंग विधान किया है। जैसे एक प्रसिद्ध दोहा है, तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यानी तंत्रीनाद, कवित्रस तंत्री यानी वीणा का नाद, कवित्रस कविता का रस, सरस राग यानी संगीत का राग, और रति रंग प्रेम प्रसंग, इनमें अनबूढ़े हैं यानी बिल्कुल पूरी तरह से डूबे नहीं हैं, वो बूढ़ गए हैं, डूब गए हैं। और तरे जे बूढ़े से, अब जो इनमें पूरी तरह से डूब गए हैं या निमग्न हो गए हैं वो तर गए या उनका उद्धार हो गया, अर्थात उन्होंने तत्व को पा लिया है। तो ये विरोधाभास अलंकार द्वारा यहाँ अपने भाव को, विचारों को प्रस्तुत किया कवि ने यहाँ छोटे से दोहे में विरोधाभास अलंकार के द्वारा कई वस्तुओं के प्रसंग को संक्षेप में ही प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे ही साथ में बिहारी ने समास पद्धति के द्वारा छोटे से दोहे में अन्योक्ति, समासोक्ति आदि वस्तु व्यंजना मूलक अलंकारों के माध्यम से बड़े बड़े प्रसंगों का विधान बड़ी कुशलता पूर्वक किया है। जैसे एक प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से अपनी नबूढ़ा रानी में आसक्त जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह अथवा मिर्जा जयशाह को जीवन सुधार का उपदेश की संक्षेप में व्यंजना की है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। जैसा कि बिहारी अपनी बंधी हुई जो वो थी, इनाम थी या कुछ जो पैसा मिलता था कुछ, उसको लेने के लिए कहाँ, जयपुर गए। जयपुर के राजा, वहां देखा कि जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह ने नई शादी की है और अपनी शादी में इतने अनुरक्त हैं कि राजपाट छोड़ करके उसी में लीन रहते हैं। इससे सारे राज दरबारी और राजकाज ठपता। तो ये बात वहां जाकर के बिहारी को पता लगती है। तो बिहारी ने ये दोहा लिख करके राजा जयसिंह के वहां प्रस्तुत किया। इस का अर्थ यही है, नहीं पराग, यानी कि हे भौरे, इसमें कली में एक फूल की कली है, वो फूल की कली के यहाँ किसका वो है, अन्योक्ति के माध्यम से प्रति रानी। नहीं पराग, अब ना इसमें कोई पराग है, नहीं मधुर मधु है,
नहीं विकास ही काल, अभी ना ही ये विकसित हुई है कली, इसलिए कल अली हे भौरे तुम कली से ही बिंद गए, कली से ही बिंदे बैठे हो, आगे जब ये फूल बनेगी तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि मिर्जा राजा जय सिंह, अभी ये नवोड़ा नई होती रानी है, जब ये आकर के पूरी तरह से यौवन संबंध स्त्री बनेगी, जब तुम्हारी क्या दशा होगी। तो इसको सुना करके राजा जय सिंह को होश आ जाता है और वो अपनी गलती मानते हुए राजकाट में अपने पहली तरह से लग जाते। तो तब से कहा जाता है कि बिहारी जयपुर में ही निवास करने लग गए थे। ये बिहारी में का गागर में सागर या बिहारी की समास पद्धति के कारण ही कभी बिहारी गागर में सागर भरने वाले कह जाते। कहने का मतलब है थोड़े में बहुत कुछ प्रस्तुत किया है इन्होंने। इस प्रश्न का निष्कर्ष इस प्रकार लिखना है हमें। इस प्रकार बिहारी ने अपनी समास पद्धति द्वारा थोड़े में बहुत अथवा गागर में सागर वाली उक्ति को कुशलता पूर्वक चरितार्थ किया है। इनके द्वारा कवि ने न केवल भाषा में रमणीयता एवं प्रांजलता का समावेश किया है, अपितु दोहा जैसे 48 मात्राओं के छोटे से छंद में भाव गांभीर्य एवं वाग्वैदग्ध्य की पर्याप्त सृष्टि की है। निसंदेह बिहारी अपनी समास पद्धति द्वारा कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भावाव्यंजक मुक्त रचना में पूर्ण सफलता पाई है। यानी जो रामचंद्र शुक्ल का कथन था उसको भी पूरी तरह से ये चरितार्थ कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों एवं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इस तरीके से इस प्रश्न को हल करोगे परीक्षा में निश्चय ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।